नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा राज आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ आप सबों का एक बार फिर ज़िंदगी बने आसान के एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ये एक सोशल वर्कर हैं और सिर्फ सोशल वर्कर कहना इनके लिए काफ़ी नहीं है, ये छात्र नेता हैं। आज के समय में लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों को ये गाइड करते हैं। छात्र नेता के रूप में ये बहुत उभरे हैं। दुमका जैसी छोटी सी जगह में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। स्वागत करते हैं हम हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है डॉक्टर श्यामदेव। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए श्यामदेव जी। क्योंकि आपका मैं ज़िंदगी बने आसान चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे एक साधारण या एक आम लोग को एक अवसर मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़िंदगी बने आसान। सर ऐसा नहीं है कि आप आम हैं, सच बताएं ना, जो इतना कार्य आप कर रहे हैं, आपके बारे में अब तक जितना मैंने स्टडी किया है, सोशल वर्कर कहना एक बहुत छोटा सा शब्द होगा बिकॉज मेरे पास शायद इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन बच्चों के दिलों में और ख़ास करके समाज में जो आपने अपनी खुद की जगह बनाई है वो वाकई में कोई बड़े दिल वाला और बड़ा कार्य वाला ही कर सकता है। सो इसी के लिए सर आज आपको यहाँ पे बुलाया गया कि आप अपने अनुभव हमसे, हमारे दर्शकों से प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए सर, आपकी जर्नी के बारे में, ताकि हमारे दर्शक जानें आपकी उपलब्धियाँ, आपका कार्य। ये जानना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक इंसान अपने जीवन में, चाहे उसे कुछ प्राप्त हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन समाज के लिए, खास करके युवा वर्ग के लिए जो कि हमारा भविष्य है, उसके लिए कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं सर से। सर, जैसा आपके बारे में मुझे पता है कि आपने हिस्ट्री से पीएचडी की है, तो हिस्ट्री में आपने मतलब बेसिकली कौन सा टॉपिक लेकर के आपने खास पढ़ाई की है? देखिए, हमारा जो हमने हिस्ट्री से पीएचडी किया है और मेरा जो टॉपिक था झारखंड में जनजाति संस्कृति एवं संथाल परगना का एक ऐतिहासिक अवलोकन के तौर पे, तो हमने अपना ट्राइबल के बीच में से ही हमने अपना रिसर्च शुरू किया था। और क्योंकि मैं खुद उस कौम से आता हूँ और उस कौम के प्रति मुझे जानना बहुत ज़रूरी था और उससे लोगों तक उस चीज़ को जहाँ तक नहीं हो पाया वहाँ उस चीज़ को आगे तक ले जाना मेरा बहुत जिम्मेदारी बना था। इसलिए मैंने इस टॉपिक को अपनाया और हमारे समाज को किस तरह से आगे की ओर लेके जाए और हमारा समाज ने किस तरह से इन्होंने संघर्षशील रही या इनका जो विचार रहे, इनका जो कार्यशैली रही, इनका जो संस्कृति रही का धरोहर जितना रहा, इन सब चीज़ों को मैंने किस तरह से आज का समय पे उन लोगों को हमारा जो जितने भी चीज़ें हैं जी। और दूसरे कौम का जितने भी आपका सामाजिक स्रोत है वो सारा चीज़ आपका ग्रंथ वो सारा लिखा हुआ है जी। और मेरा जो हमारे जो समाज का संस्कृति है सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में रह गई है जी। क्योंकि हमारा जो धरोहर है सारा चीज़ मेरा प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है जी। कोई इसीलिए मेरा कोई ऐसा चीज़ कोई भी चीज़ मंत्र हो या कोई भी पूजा पद्धति होता है वो कोई लिखित रूप से नहीं जी। और सारे समाज पे अगर देखेंगे तो आपका सारा समाज में हर चीज़ का पूजा पद्धति या उससे संबंधित जितने भी बातें वो लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग का चीज़ें के जो ग्रंथ अभी तक नहीं, कई ये भी कुछ एक हमारे जो राइटर्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ को अभी शुरू किया है, कई लोगों ने लिखा है और इनको बरकरार रखने के लिए जितने तक उन लोगों ने इस चीज़ को रखने का लिखने का काम किया, उसी चीज़ों को ही हम लोगों ने और इससे आगे किस तरह से ले जाने का हम लोगों का क्या आने वाला जनरेशन ताकि समझ पाए भाई ये हमारा पूजा पद्धति, ये हमारा कल्चरल है, ये हमारा समाज के प्रति ये सब चीज़ करने का है, इससे ऐसा मेरा समाज के बीच होता था ताकि लिखित एक लिखा हुआ चीज़ वो आने वाला भविष्य कई पीढ़ियों तक रहती है। और कहावत और के तौर पे अगर देखें तो आज अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई हमारा पूजा पद्धति ऐसा था, हमारा जो रहन सहन ऐसा था, मेरा खान पान ऐसा था, तो ये कोई उचित नहीं। अगर उसी चीज़ को हम लिख के तौर पे रखते हैं तो एक रिकॉर्ड के तौर में वो रखा रहता है, तो आने वाला जनरेशन जो होता है जो उनका आप अगर देखेंगे मेरे ये मैं इसके हमारे पीछे यदि अगर 60-70 साल के दशक में आपका 100 साल के पीछे वाला दशक में जाएंगे तो हमारा जो आदिवासी ट्राइबल लोग का जो रहन सहन, खान पान, उसका पहनावा, कपड़ा लत्ता, जो आज के जो युग में जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो परिवर्तन हो गया, उस टाइम हमारा जो
तो आपका कपड़ा लता का जो वो पंची होता था, अब जी साधारण मतलब बहुत साधारण। अब अगर मेरा कपड़ा से आपको पहचान में आ जाएगा ये आदिवासी है, जी होता था ना। तो उसके आते दिन बाय दिन उससे बदलते गया, उसके ऊपर हमारे समाज डेवलप होते गया, रहन सहन में बदलाव होते गया, जी खान पान में बदलाव होते गया, उनका पहनाव में बदलाव होते गया, सारा चीज़ में बदलते गया था। तो ये सारे चीज़ को किस तरह से लिख करके रखा जाए ताकि आने वाला पीढ़ी उनको समझ सके। जी सर। हमने इसीलिए अपना समाज के प्रति, हमारा संस्कृति के प्रति हमने रिसर्च किया है। हिस्ट्री को आपने चूज़ किया और उसमें आपने पीएचडी की और इसीलिए आज आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ता जी है जी सर। जी ये जी सर, आपके इतिहास के बारे में, जैसा कि झारखंड स्पेशली ये आदिवासी बहुल एरिया हो गया। एकदम दुर्भाग्य की बात है सर कि आज के समय में आज की जनरेशन इस चीज़ को अपने जो प्रायोरिटीज़ है अपनी लाइफ के, शायद उसे नहीं पहचान पा रही हैं। तो इन जनों तक आप जैसे छात्र नेता हैं, आपने बताया सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है 6 जिला में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में आप लीडर के रूप में उन बच्चों को आप गाइड करते जी जी हैं। जी। तो सर बच्चों में मतलब आपने जब से ये प्रोफेशन में आप इसमें आए, छात्र नेता आप बने थे 2006 से आपने इसकी शुरुआत की थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तब से लेकर अब तक में क्या बदलाव आपने महसूस किया? मतलब लगभग आपकी 19 साल की जर्नी हो गई है छात्र नेता के रूप में। देखिए, हमने तो बहुत सारे चीज़ें, मैंने यहाँ पे कोई नेता या मैं छात्र नेतृत्व करने नहीं आया था। मैं एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। मैं अच्छा पढ़ाई करूँ, आगे का पढ़ाई करूँ। मैं पढ़ाई भी किया, डॉक्टरेट तक किया, क्योंकि यहाँ का जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन हमारे सीनियर लोगों ने ही इस सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का 1992 में यहाँ पे आपका इन लोगों ने टीएमसी से अलग करके लाया था। ओके। इसके पहले हमारा जो एसपी कॉलेज हो, साहबगंज, पाकुड़ कॉलेज पाकुड़ को, या देवघर कॉलेज देवघर, ये सारा कॉलेजेस आपके 6 जिला का कॉलेज वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से हैंडलिंग होता था। ओके। और यहाँ से हमारे जो दीदी लोग या भाई लोग यहाँ से जो जाते थे पढ़ाई करने या एमए करने के लिए, तो आपको हम लोग से आगे वाला अगर 92 से आप आगे का अगर देखेंगे तो बहुत लोग को अगर महिला लोग को अगर पूछेंगे तो कहाँ से आपने किया था, तो वो लगा तिलका मांझी से, वुमेंस कॉलेज से, भागलपुर से, कई लोगों। तो और इससे होता क्या था कि हमारे जैसे सुदूर इलाका से पढ़ने वाला तो बहुत लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते थे जी। और उसका हमारे सीनियर रहे कई लोग अभी भी हैं और कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कई लोगों का नाम लेना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। एक हमारे लिट्टीपाड़ा से आपका मेरा बहुत संघर्षशील हमारे जैसे सीनियर दादा थे जो डॉक्टर अनिल मुर्मू के नाम से विख्यात थे और उन्होंने वहाँ से विधायक भी रहे और आज हम लोग के बीच नहीं रहे। जोनाथन टुडू हैं, अभी भी हैं यहाँ पे। टेकलाल मरांडी जी हैं, सीताराम मरांडी जी आज दुनिया में नहीं। कई हमारे दीदी लोग भी हैं, उन लोगों का तो नाम नहीं पता। उन लोगों ने बहुत जोर संघर्ष किया था और उस तिलका मांझी से अलग करने का उन लोगों ने पूरा जो लाठियाँ खाई, कई तरह जेल गए और वहाँ से अलग करके अब सिद्धू कानू नाम से, सिद्धू कानू के नाम से सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया था। बाद में मुर्मू जोड़ा गया था क्योंकि उस टाइम लोग में क्या था, तो उस में होने के बाद उनके साथ साथ आपका विनोबा भावे 1992 में ही अलग हुआ था रांची यूनिवर्सिटी से। तो सर तिलका मांझी से अलग करने का रीज़न यही था कि भाई यहाँ पे जिस तरह से आपका हमारे शिकारी पड़ा जी, आपका साहिबगंज वाला तो लोग तो थोड़ा नज़दीक होता था, पाकुड़ हुआ आपका क्या बोलते हैं पाकुड़िया हुआ, या और हमारे जामताड़ा तरह के ज़िले के जो छात्र होते थे यहाँ से हमारे सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती थी, एमए की यहाँ पे पढ़ाई होती नहीं थी। ओके। एमए के लिए उनको भागलपुर जाना पड़ता था। तो एमए का अगर करने जाता तो यहाँ से हमारे बहुत ऐसे लोगों थे कि कहा कि वहाँ पे आपका रहने का उसके पास पैसा नहीं होता था, साधन नहीं होता था। उस टाइम आने जाने का साधन का बहुत कमी थी। भागलपुर दुमका के लोग को आने जाने में, भागलपुर जाने में 1 दिन का समय लगता था और स्टूडेंट जो थे यहाँ से आना जाना उतना दूर में आने जाने के लिए तो कठिनाई थी। इसी लेकर हमारे सीनियर लोगों ने उस समय वो लोगों ने आंदोलन किया वहाँ से अलग करके, ताकि यहाँ पे लोकल एक यूनिवर्सिटी बने। तो लोकल अगर यूनिवर्सिटी बने तो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी जब बना तो यहाँ से जितने 6 जिला को एक सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के, मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन बनाया गया जी। और इनका एक बनने के बाद तो अभी सुविधा क्या, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ उसके साथ गड़बड़ियाँ होती तो ये बगल में रहते तो बगल से होकर के चाहे
साहेबगंज का स्टूडेंट हो, चाहे पाकुड़ का हो, चाहे जामताड़ा का हो या देवघर का हो, और दुमका का तो है ही, या तो गोड्डा का, ये बीच का पोजीशन में सेंटर में है। ओके। तो यहाँ पे इनको आने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और अभी हमारे कई जगह एमए की पढ़ाई का शुरू हो गई। आपका देखें तो साहबगंज कॉलेज भी एमए का पढ़ाई पहले था नहीं, आपका एसपी कॉलेज आपका एमए का पढ़ाई नहीं था, यहाँ पे शुरू हो गया। अभी आपका यूनिवर्सिटी बन गई तो सारा डिपार्टमेंट फैकल्टी यहाँ पे आ गए। तो आगे की जो पढ़ाई का सोच रखता तो वो नहीं पढ़ पाते थे जी। और उन चीज़ों का उतना संघर्ष होने के बाद, यूनिवर्सिटी बनने के बावजूद भी हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम था, यहाँ पे हमारा जो सत्र को था, ये बहुत ही स्लोली था। हम इसलिए इसी को कह रहे थे कि हमारा जो ग्रेजुएशन का जो आपका सत्र होता था, वो ग्रेजुएशन का आपका 3 साल का सत्र होता था, 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट। लेकिन हम लोग का उस टाइम का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था 5 साल में। एमए आपका 2 साल का होता है, हम लोग कंप्लीट करते थे हम लोग 4 या 5 साल में। ऐसा कब क्यों सर? उस टाइम होता क्या था, आपका फॉर्म फिलअप कब होगा, एग्ज़ाम का डेट कब निकलेगा, अगर डेट निकल भी गया तो आपका रिजल्ट कब होगा, ओके। इस तरह का सिस्टम होता था। पढ़ाई उतनी ही थी, सिस्टम स्लो होने की स्लो वजह से होने का, टाइम हाँ। स्पेंड बढ़ता और था। इसके कारण हमारे यहाँ से कई लड़कों लोग यहाँ से पलायन कर जाते थे। जिसके पास पैसा होता था तो वो आपका भागलपुर चले जाते थे, जिसके पास देवघर आपका जामताड़ा का बच्चा करते थे तो हजारीबाग चले जाते थे। और यहाँ पे आपका 100 पे 60% स्टूडेंट पलायन करते थे, और 40% अगर आप देखें तो वो आपका यहाँ पे जो एकदम गरीब तबके के लोग जो मतलब बाहर जाने का उसके पास कोई साधन नहीं। हाँ, तो उस मूवमेंट पे हमने छात्र आंदोलन को शुरुआत किया था। ओके, ये बात है हाँ। 2006 से। हाँ, 6 से ये हमारे उस वक्त का हमने किया था। और हमने कई तीनों तो इस चीज़ को, ताकि सत्र नियमित हो, बच्चों को कम समय लगे, जल्दी करके, क्योंकि उस टाइम अगर समय लगता तो उसके पास खर्च भी बढ़ता था ना जी। जो 2 साल का जो उसके पास पिताजी के ऊपर खोज का बोझ बढ़ जाता था। अगर 2 साल का डिग्री उनको 4 साल लगता तो एक्स्ट्रा उसका पिताजी का खर्च 2 साल का बढ़ जाता था। 3 साल का डिग्री में उनको 5 साल का लगता था, तो पिताजी के ऊपर बोझ अधिक। अगर किसी के पास 3 बच्चा है, 3 लड़का है, 3 बच्चों को अगर पढ़ाई करने का मतलब उसका कितना होगा, 3 बच्चे 15 साल। सही बात है सर। 15 साल उसका, जो कि 3 या 9 साल में उसका, मतलब 3 9 साल में उसका कम ही हो जाता है। तो सर इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ा? इस आंदोलन से तो फर्क तो पड़ा। बहुत दिनों तक हमने कई घिसियाँ आए गए, हम आंदोलन करते रहे, हम लोग जारी रखे। कई फैकल्टी हम लोग नया फैकल्टी खुलवाने का हम लोगों ने काम किया। बीएड उस टाइम नहीं था, बीएड खुला, आज बीएड आज 4 नंबर के कगार में है। कई एक आपका क्या था, बीबीए नहीं था, बीसीए नहीं था, एलएलबी नहीं था, कई कैसे फैकल्टी था उस चीज़ को आंदोलन। और हमारा अंततः हमारा ये सपना उस टाइम साकार हुआ जब यहाँ पे हमारे एमपी सिन्हा इसका वाइस चांसलर बन के आए। ओके। 22 साल का सत्र को उन्होंने 1.5 साल में उन्होंने निमित किया था। और आज जहाँ पे 60% लड़का पलायन कर रहे थे, छात्र छात्राएं पलायन कर रहे थे, अभी 60% स्टूडेंट रिटर्न हमारे सीधो कानून यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं, हर जगह आपका ये होता है। हम लोगों ने, हम जब ग्रेजुएशन करते थे या हम जब एमए कर रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे मैम कि उन पीरियड में किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका 2 भी स्टूडेंट होते थे, किसी में तो 3 होते थे, 5 होते थे, ऐसा करके स्टूडेंट का कमी थी। अगर उस चीज़ जब सत्र निमित्त हुआ, आप अगर अभी जाएंगे कोई भी डिपार्टमेंट, 18 या 22 डिपार्टमेंट है अभी, हर डिपार्टमेंट में आपको मतलब 300, 400, 500, 600 करके स्टूडेंट मिलेगा। वाह। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ का सत्र नियमित हुआ, पढ़ाई उसका सुचारू हुआ, उसके पास जो ओवरलोडेड जो गार्जियन के ऊपर खर्च पड़ता था वो उसका रिबेट भी हो गया। और समय लिए अभी सारा चीज़ हो रहा है, क्लासेस भी करना है, एग्जाम भी लिखना है, इधर पढ़ाई कहीं रुक ही नहीं रहा है। बहुत सुविधाएं अब उपलब्ध हाँ, हो गई। हम लोगों ने, हमने इसी चीज़ को लेकर के मैं छात्र आंदोलन का शुरुआत किया था। जी जी। और ये कार्य किया। हाँ, यही चीज़ मेरा कार्य रहा। और मैंने मेरा सपना वो वही क्या आपका पूरा किया जो एमपी सिन्हा ने किया। इसका प्रयास, भरपूर प्रयास आपका वसीर अहमद खान ने भी किया था, लेकिन उनके पीरियड में भी बहुत लोगों ने कोई विरोध किया तो कोई समर्थन किया, ऐसे वाले बातें होती रही। लेकिन हम लोगों को, मेरा एक ही उद्देश्य था कि भाई यहाँ पे हमारे कॉलेज में क्लासेस चले, समय पे एग्ज़ाम हो, समय पे रिजल्ट हो, ताकि हमारे गांव
देहात से लोग जो आकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने तो वाकिफ है कि हम क्योंकि उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा किस तरह से उनका अपना बेटे के लिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष करते हैं, कितना कठिनाई के साथ उनको अपना बेटे को आगे तक पढ़ाई करने के जारी रखने के लिए उन्हें कितने मेहनतें करनी पड़ती है, हमने तो देखा कि बहुत करीब से। और मैं खुद अपना पिताजी का मैं बात को इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने हम लोगों को 7 भाई बहन को पढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह से मेहनतें किया, तो मैंने इस चीज़ को अपने दिल पे बहुत ज़ोर से लगा था कि मैं अगर मेरे पिताजी इतना कर रहे तो और भी समाज के लोग या यहाँ के लोगों की, चाहे यहाँ पे तो हर कोई अमीर ही ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ आदिवासी ही गरीब है, यहाँ पे हर कौम के लोग गरीब हैं। आप अगर गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई वहाँ दलित भी गरीब हैं, वहाँ अगर झाजी भी, वो भी ऐसा करने को भाई वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ आपके क्या बोलते हैं भगत जी लोग भी हैं, बहुत सारे कौम के स्टूडेंट, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। अगर वो लड़के अगर भागलपुर उसका बच्चा अगर पढ़ाई करने जाते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ का अगर गोपी का अंदर या हो या पाकुड़ का बच्चा अगर जमशेदपुर पढ़ाई करने जा रहे हैं या रांची में पढ़ाई करते हैं तो उनका कॉस्टली क्या पड़ेगा। जी सर, यही उन्हें दुमका में सुविधाएं मिल जाए तो उनके लिए कितना आसान। हाँ, और यही चीज़ है कि हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ के हमने संघर्ष किया और इस चीज़ का हमको फलाफल आपका हमको लगा रिजल्ट मिला। तो और आज अभी आप देखेंगे उस टाइम तो कॉलेज में स्टूडेंट का संख्या देखने के लिए आदमी लोग तरसता भाई कितना कौन सा क्लास में। अभी तो आपको देखेंगे भाई हर सुबह से 6 बजे सुबह से आपको शाम 5 बजे तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी खचाखच भरा हुआ रहता है जी। हम इसी चीज़ को ही हम दौलत कमाएं और मेरे पास कोई दौलत नहीं। इतने सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज, पढ़ के सक्षम हो रहे हैं इन डिग्रियों के माध्यम से, इन पढ़ाई के माध्यम से, तो सर ये केवल SC ST के लिए या हर वर्ग के लिए? हर वर्ग के लिए, कोई ST SC का जो भी ये छात्र का जो आंदोलन है, जो भी आप छात्र नेता के रूप में उभरे हैं, तो इसमें आप हर वर्ग के बच्चों को लेकर चलते हैं। ये सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी आती हैं कॉलेजेस, उन सारे कॉलेजेस से रिलेटेड या उसके बाहर भी कोई आपका रोल है सर? देखिए मैं एक चीज़ मैं तो कहूँगा कि देखिए स्टूडेंट में 2 ही कास्ट होते हैं। कैसे? स्टूडेंट एक गुरु और शिष्य, इसके सिवा कोई कास्ट नहीं है जी सर स्टूडेंट में। इसलिए हम कोई किसी कास्टेबल का इसमें बात नहीं कि भाई ST SC, उसमें 2 ही हर किसी के लिए। हाँ, हर किसी के लिए 2 ही है। इसीलिए बोलते हैं जो विद्या का मंदिर होता है वहाँ पे 2 ही कास्ट के लोग होते हैं, एक गुरु होते हैं, एक शिष्य होते हैं। और हम एक मतलब शिष्य के का लोगों का नेतृत्व करता के हैसियत से मैं सारे शिष्य के साथी लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे और उन लोग को आज उसका फल मिल रहा है। कुछ ऐसे बच्चे सर जो आपका तो 19 साल का अनुभव है, जिन्होंने इस शिक्षा के माध्यम से जब डिग्रियां ली है, उन्होंने क्या मुकाम कुछ समाज में या फिर भारत में कुछ ऐसा हासिल किया हो सर? कुछ एग्जाम्पल्स उन बच्चों के। देखिए ये चीज़ होने से क्या हुआ है कि 2015-16 का हम आपको एक समय बताना चाहेंगे। उस टाइम जिन लोगों ने समय पे, क्योंकि पहले जो होता था कि भाई हमारे एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट हुआ तो हमको सर्टिफिकेट का मार्कशीट कब मिलेगा, ये वाला समय हुआ करता था। हम लोगों का जो संघर्ष रहा वो समय पे आपको एग्ज़ाम भी होगा, क्लासेस भी होगा, रिजल्ट भी होगा और साथ साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका फलाफल 2015-16 में जो सरकार ने वैकेंसी दी तो कई ऐसे हमारे छात्र हैं जो आज एक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। वेरी नाइस। कोई ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ ही था और उन्होंने दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। कई हमारे छात्रावास का, मैं एक अपना SP कॉलेज का 22 छात्रावास का छात्रों की कहीं आपको उदाहरण दूँ तो हमारे 22 से 26 ऐसा छात्र हैं जिन्होंने आज दरोगा के पोस्ट में, आपका 20 से 25 ऐसा छात्र हैं जिन्होंने आज एक ब्लॉक ऑफिसर के पद पे स्थापित हैं। कई ऐसा छात्र हैं जो आज एक क्या बोलते हैं फाइनेंस पदाधिकारी के पोस्ट में हैं। कई ऐसा, और टीचर और बाद बाकी पोस्ट तो अलग ही है। टीचर तो आपको अगर लगेगा कि हर पूरे संथाल परगना में अगर कोई भी स्कूल में जाएंगे आप तो हर स्कूल में 1 छात्रावासी या 2 छात्रावासी आपको वहाँ पे टीचर जरूर मिलेंगे। इस तो ये लाभ मिला है।
समय पे रिजल्ट होने से, समय पे पढ़ाई होने से, क्योंकि अगर समय पे नहीं होता तो हमारे साथ साथ भी दिक्कत क्या होती है, मेरे ऊपर, मेरा पिताजी के ऊपर तो बोझ बढ़ता ही बढ़ता है, खर्च का बोझ, हम उनके साथ साथ मेरा एज भी चला जाता है। ना उम्मीदें भी तो आ जाती है तब? सर, मतलब एक जो एज होती है कि जिस एज में आपको एक मुकाम तक पहुंचना है, पढ़ाई की उम्र इसीलिए तो तय की गई तय है की ना कि गई आप है। इतना समय तक पढ़ के अब आप शुरुआत कीजिए अपने करें। करियर की, एकदम और एकदम। परिवार का भी आपको जिम्मेवारी देखना है। तो ये तो वाकई में सर काबिले तारीफ है कि आप लोगों के इस आंदोलन की वजह से आज समय पर सब अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक समय जो वेस्ट हो रहा था जीवन के, वो उतने साल उनके कार्य में जा रहे हैं जिससे वो तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। ये वाकई में सर काबिले तारीफ है आपका कार्य। सर इसके अलावा जैसे कि अभी के समय में आपका खास आंदोलन, जैसे ये तो आप जो उस समय किए वो आपका सक्सेसफुल रहा, आपको सरकार की तरफ से इसमें क्या मदद मिल रही है और रिसेंट का आपका आंदोलन क्या है? देखिए, हमारे सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा। हम लोगों सरकार को हर हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं। आज चाहे वो हेमंत सोरेन का सरकार हो, या इनके पूर्व इनका रघुवर जी का सरकार हो, या उनके पहले भी सरकार जो रहे हो, हम लोग हर हमेशा छात्र हित और समाज हित और यहाँ के झारखंडी हित के लिए हर हमेशा आवाज़ को हम लोगों ने बुलंद किया है, या यहाँ पे जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने हर हमेशा आंदोलित रहे हैं, और हम लोग ने हर हमेशा लोगों को जगाने का काम किया। हम किसी नेता का कोई बुरा है कि हम छात्र और यहाँ के एक एक आमजन का क्या उम्मीदें रहती है। एक उम्मीद, छात्र का एक उम्मीद रहता है, भाई अगर सरकार बनती है तो जल्दी वैकेंसी देगी, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य बनेंगे, हमारे जो परिवार जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति से निजाम पाएंगे, या हमारे झारखंड का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे चीज़ उम्मीद को लेकर के हम लोगों ने सरकार को आईना दिखाने या उसको जगाने का काम करते हैं। तो लोगों ने का इच्छा रहता है, भाई डॉक्टर श्यामदेव ने अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना नेतागिरी करने के लिए, मैं कोई नेतागिरी या कोई चेहरा चमकाने के मैं कोई उद्देश्य या ख्वाहिश नहीं रखता हूँ। मेरे साथ उस चीज़ को लेकर के हमने आवाज़ को बुलंद करते कि अगर मैं कोई चीज़ अगर देख कर मेरे सामने किसी का अगर कत्ल हो रहा है या किसी के साथ बुरा हो रहा है, अगर मैं देख कर के चुप रहूँ तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं उस चीज़ों को आवाज़ उठाता हूँ ताकि वो चीज़ हमारे जनहित के लिए, हमारे छात्र हित के लिए, हमारे झारखंडियों के हित के लिए वो चीज़ काम आए, उसके लिए काम करें। हम लोग इस चीज़ के लिए करते हैं। जी सर। हाँ। सर तो ये तो आप इतने सालों से आप यहाँ पे बहुत ख्याति पा चुके हैं, आपका एक नाम हो चुका है यहाँ। शुरुआती दौर में क्या समाज इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहा था कि एक यंग लड़का आता है जो खुद पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते मतलब छात्र को वो संबोधित कर रहा है, उनकी समस्याओं के लिए वो एक फ़ाइट कर रहा है, तो क्या आपको समाज ने उस समय कभी अपोज किया या आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई या हमेशा एक्सेप्टेंस मिला कि चलो कोई तो है जिसने आवाज़ उठाई? देखिए मैम, इसमें आवाज़ तो देखिए समाज में भी या फिर तो सारे लोग भी आपका बात को या हमारे इसको एक्सेप्ट करता है। कई लोगों होता है कि भाई आपका बातों को गंभीरता से लेता है या समाज इसको अमल करती है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो बोलते हैं, एक शिक्षित लोग कोई भी अगर मेरे सिवा जगह में अगर कोई भी अगर इस तरह का बातें बोले तो उनका बातों पे लोग, समाज के लोग अमल करते हैं और उससे उस चीज़ को उन्होंने फॉलो करते, क्योंकि हमने देखा है कि हमने कभी ऐसा जगह पे कहीं या कभी रास्ते राह चले, कहीं किसी से मुलाकात होता है तो कई लोगों ने जोहार प्रणाम पाती करते हैं, जिस चेहरा को हम कभी उसको हम देखे नहीं। तो एक होता है कि भाई अगर उस आदमी हमसे प्रणाम पाती करता तो जरूर वो हमसे जो मेरे बातों से वो सहमत है, प्रभावित हुआ है, इसीलिए उन्होंने हमें प्रणाम या एक आपको समाज का ओवरऑल एक्सेप्टेंस मिला है। हाँ, हमने हर समाज को के साथ एक खड़े रहे हैं, तो हर समाज के लिए मैं आवाज़ को उठाया, तो इसलिए हर समाज के लोग हमें से प्यार मिला है और हर समाज हमारे कामों को या हमारे आवाज़ को उन्होंने सराहनीय किया है। इसलिए मैं सभी समाज को हम लेकर के चलता हूँ। नो डाउट इतने बच्चों का जो जीवन संवरा है, उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी आपको बहुत मिली है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखिए उनके साथ देखिए पेरेंट्स लोग का जो रहता है हर हमेशा हम तो हर चाहते हैं कि इसलिए इस चीज़ को करते कि देखिए यहाँ पे बहुत हमारे तो आप तो जान रहे संथाल परगना या पूरे झारखंड का ट्राइबल, अगर सिर्फ ट्राइबल का लीजिएगा या फिर और भी समाज के लोगों का लीजिएगा, यहाँ का जो कौम है, सारे लोग का कौम बहुत ही क्या बोलता है एकदम
नहीं होता है, एकदम उसको क्या बोलते हैं आपका, बहुत मतलब सीधा साधा भोलापन वाला, हाँ, जिंदगी जीने ये वाला, तो है। चाहे वो कोई भी समाज से हो, जी। बहुत नॉर्मली जिंदगी, किसी से मतलब कोई झगड़ा झंडा बहुत कम। तो ये तो आपका कुछ एक चीजें होता तो वो अलग बात है। वो एक्सेप्शंस लेकिन होते हाँ, हैं। लेकिन कोई भी समाज अगर देखेंगे संथाल में या पूरा झारखंड में, बहुत ही वो लोग मिलनसार होते हैं। जी। कभी अपने कोई चीज को इस तरह अगर आप देखेंगे, उसके पास जाते राह चले, यदि अगर कोई फसल लगा अगर तोड़ भी लीजिएगा ना, तो भाई चले भाई खा लिया। मतलब इतना सीधा साधा भोले लोग हैं हमारे। जी जी सर। नहीं समझे सर, ना? ये ट्राइबल्स में मैंने भी अनुभव किया है कि बहुत मिलनसार बहुत और बहुत मिलनसार, खुश मिजाज होते बहुत हैं, खुश मिजाज, मददगार भी होते हैं। मददगार ये भी। मेरा अपना अनुभव रहा है। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ ट्राइबल्स की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल झारखंड का भी ये नेचर है। यहाँ की ग्रीनरी जितनी खूबसूरत है ना, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं, मन से बहुत साफ हैं। डेफिनेटली ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो सर, इसके साथ एक आपके बारे में बहुत छुपे रुस्तम वाली बात मुझे पता चली, आप गाना भी गाते हैं, आप सिंगर हैं सर। नहीं, हम गाते आपका हो। एक एल्बम के बारे में भी चर्चा एक है। दो काम मैंने किया था, वो तब था, कभी हमने गा कराना चाहते तो गाते नहीं थे, लेकिन एक दो एल्बम में हमने काम किया था। वो काम किया था हाँ, मतलब बतौर सिंगर के रूप में? हाँ, एक्टर सिंगर के रूप में। और हमारे हॉस्टल से ही कई हमारे सिंगर लोग हैं, जी। हमारे कई आर्टिस्ट लोग हैं, कई म्यूजिशियन लोग हैं। क्योंकि हमारे जो परिवार का हॉस्टल परिवार जो होता है ना, वो एक गुलदस्ता में जिस तरह से कई फूलों को सजा करके जी। रखते हैं ना, तो उस तरह का एक गुलदस्ता हमारा हॉस्टल का सर, परिवार है। 50,000 जो नंबर है वो हाँ। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और उतने बच्चों को अगर आप गाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली उस गुलदस्ते में हर हाँ, फूल मिलेंगे, हवा और से भर भर के खुशबू से भरा होगा भरा वो हुआ है। गुलदस्ता। हाँ। तो उसमें आपके एल्बम का नाम क्या रहा सर? वो एक था, मैं उसको भूल रहा हूँ। कितने साल हुए वो सर? कई के हमको हो गया, हमको लगता है ये आपका 2011-12 का आपका ये है। तो उसके बाद आपने फिर क्यों नहीं गाना इसके गाया? बाद हम लोगों ने कोई देखिए, इसके बाद हम और सारे चीज़ ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो करते थे, हम उधर ज़्यादा व्यस्तता में रहते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था, इसलिए मैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी करता था, फिर बाहर कुछ काम भी करते थे जो मेरा आर्थिक स्रोत को मजबूत करे। क्योंकि हम लोग और मेरे सीनियर का बहुत इसमें हमारा मदद रहा मेरे साथ। मेरा आगे की पढ़ाई के लिए मेरे जो सीनियर थे, एक मेरे सर्वेश्वर सोरेन मेरा भैया लगते थे, उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया। और हमने उस टाइम कई के ड्रामा ऑर्केस्ट्रा के टीम के साथ मैंने काम किया कर रहा था। वो बोकारो तरफ के थे, आपका कोई उड़ीसा के थे, कोई आपका क्या बोलते हैं नदिया हुगली तरफ के टीम लोग से, उन लोग से हमने जुड़ा और उससे अपना आर्थिक स्रोत को मैंने मजबूत कर रहा था। तो इसलिए उस सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा ही था, और उसी से भी धीरे 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 अपने आप को मजबूती। सर, वो गाना याद होगा आपको आज भी है तो 12-13 साल उस पुराना, टाइम बट बहुत दिनों का ही रहा, इसलिए हम गाना कोई क्या रहा आज भी थोड़ा उस सब चीज़ से क्या कि मतलब ऐसे ही गुनगुनाते हैं, कभी रूम में रहते हैं या अपना ही में कहीं एक मस्ती होता है ना कि अपने में। हम तो हॉस्टल में अगर रहते हैं तो हर किसी को पता चलता है भाई आज श्यामदेव जी हैं। अगर हॉस्टल शांत है तो सोचे कि श्यामदेव नहीं है। ओह। क्योंकि हम इस तरह कभी हम चुपचाप कभी नहीं, कुछ भी नहाने जा रहे हैं तो उधर भी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, खाना खाने प्लेट पकड़ करके किचन तरफ जा रहे हैं तो उधर भी गुनगुनाते जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं तब भी जब तक बाइक नहीं स्टार्ट किया तब तक भी गुनगुना। ये मेरा परंपरा है। या तो फिर कुछ ऐसा चीज कोई कहीं देख लिया, किसका पानी चू रहा है या किसका लाइट जला हुआ है या किसी का पंखा चल रहा है, भाई वो चीज में कुछ आवाज लेके ही निकलते थे। ओके। मेरा ये चीज रहा है स्वभाव। आप जहाँ जाएंगे वहाँ हलचल हाँ, रहेगी। हल्का हो जाता है। इसीलिए घर किसी को कोई भी ऑफिस भी जाते तो बहुत लोग हमको बोलते हैं यार तुम बड़ी जोर जोर से बोलते हो। हम बोले सर देखिए हम बोलना चाहते हैं धीरे धीरे, लेकिन मेरा आवाज ही आ जाता है कि हम तो करें क्या। अब इतने जनों को संबोधन करेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे हाँ, तो सुनेगा कौन? कोई सुनेगा कौन, इसीलिए करके। और इसीलिए हम हर हमेशा रहे हर जगह, पूरे झारखंड तो नहीं कर पाए, लेकिन संथाल परगना के बीच में, वो चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे कोई भी क्षेत्र, पूरा 6 जिला में करीबन हम हर जगह को हमने एक बतौर स्टूडेंट के रूप में हर जगह हमने पहुंचा है। चाहे वो समाज के प्रति कुछ भी हो, बातें हो, या फिर हमारे सिक्योरिटी क्या बोलते हैं आपका छात्र के प्रति, तो हर हमेशा हम समर्पित रहे हैं। इसलिए हर जगह
सेवा के बाद फिर इधर ऑर्केस्ट्रा वाला, तो मेरा हर चीज लोगों से जुड़ने का एक अवसर भी मिला था उस टाइम। जी। इसलिए ऑर्केस्ट्रा जब करते थे उस टाइम, उस दौर था कि हम एक एक जिला में 60 से 70 स्टेज हम लोग प्रोग्राम करते थे ओके। उस दौर में। और 6 जिला में आपको करीबन लगता है कि आपका एक 3 महीना में करीबन आपका हर टीम मिला करके मतलब 300-400 स्टेज प्रोग्राम साल 3 महीने में होता था। Okay. मतलब कई तो वो एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम थी एक। हाँ वही थी। उससे मेरा हम लोग को जैसे हर जिस तरह आर्टिस्ट लोग को मिलता था, किसी को आपका एक सीजन में 3 महीना या 4 महीना का जो सीजन होता है उसमें सीजन में किसी को 25,000, किसी को 15,000, किसी को 10,000, जिस तरह का आर्टिस्ट हो जिस तरह का उस तरह से उनका। Okay. और फिर हाँ तो सर आज के समय में जितने भी बच्चे आते हैं सिद्ध दुकानों में या फिर जो भी जहाँ भी जिस भी कॉलेज में जाते हैं, सबका क्या भरण पोषण जो है वो सरकार की तरफ से होता है, फैमिली देती है, वो खुद से कुछ करते हैं? सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है जैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ने के लिए? ये कैसे, क्या स्कॉलरशिप का कुछ साधन है, क्या है उन बच्चों के लिए? देखिए इसमें तो हम कहना चाहेंगे कि देखिए इसमें सरकार के तरफ से कोई चीज़ नहीं है। स्कॉलरशिप ज़रूर है, उससे उनका पूरा साल भर का कोई भरण पोषण नहीं हो सकता है। और सारा चीज़ इसका उनके परिवार के तरफ से उनका मेंटेनेंस किया जाता है। जितने बच्चे आते हैं सबका परिवार की हाँ तरफ से परिवार होता के तरफ है। से। कई ऐसा छात्र हैं और कई हमारे ऐसा भी छात्र हैं, उसमें से 50% से भी अधिक ऐसा हमारे छात्र हैं जिन्होंने आप पढ़ाई तो उन्होंने MA BEd कर लिया है, अब उनके पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। क्यों सर, ऐसा किस लिए? ऐसे सरकार की तरफ से अगर देखेंगे तो आप अभी 5-6 साल के दरमियान अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। बट सर रिजर्व रहती है सीट्स तो। सारा चीज़ है, बहुत रिजर्व है, बहुत आपका बैकलॉग। झारखंड में अगर खाली बैकलॉग का वैकेंसी निकाल दे सरकार ना, तो पूरे झारखंड के एक एक नौजवान को हाथ में नौकरी आ जाएगा। इतना सारा चीज़ है। तो क्या कारण है कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची? आवाज़ हम लोगों की इतनी है, हम लोगों ने हर हमेशा, चाहे वो हर डिप्टी आपका DC के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन बात क्या है हमको लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बातों को क्यों अनसुनी की जा रही है, ये अभी दुख के। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो यहाँ के जो आपने पहले हमसे पूछा कि भाई इनकम ऑफ सोर्स उनके पढ़ाई कैसे मेंटेनेंस कैसा होता है, आपको आश्चर्य होगा, हमारे जो कई छात्र छात्राएं हैं सैटरडे और संडे कई हमारे छात्र छात्राएं आपका बाज़ार काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ताकि उनको वहाँ रहने के लिए उनका जो हमारा हर छात्रावास का जो मेस फीस होता है 300 रुपया उनको दे पाए, ताकि वो 2 दिन अगर काम करे तो उनके लिए आपका क्या है, ब्रश है, कोलगेट है, साबुन है, ज़रूरत की सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें वो अपना कार्य करके पूरा कर सकते। कई ऐसा छात्र हैं जिन्होंने अपना 2-3 ट्यूशन, अपना 2-4 बच्चों को, किसी का अपना पढ़ाई के साथ साथ 2-3 बच्चों को ट्यूशन ले लिया है, उससे अपना मेंटेनेंस कर रहा हो। ऐसा करके कई बच्चे कर रहे हैं। अगर सरकार इस सब चीज़ों को अगर करते तो आज इस तरह स्थितियाँ नहीं होती। और ये हमारे दुर्भाग्य का या सौभाग्य का है, अलग झारखंड होने में आज 25 साल होने को है। हम लोगों का झारखंड एक बृहद झारखंड के रूप से जाना जाता है, ये सोने का चिड़िया का है। लेकिन हमारा झारखंड आज इस कदर में है कि हमारे यहाँ एक एक लोग दाने दाने के लिए, एक एक लोग रोजगार के लिए तरसते हैं। ऐसा क्यों से? ये हमारे सिस्टम या हमारे सरकार का जो कमियां हैं, जो हमारे देश को चलाने वाला, हमारा सिस्टम को चलाने वाला लोग का कमी है, अगर क्या गलतियां हैं। अगर हमारे देश को चलाने वाला, हमारे देश को का मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के लोग, आपका मंत्री, हमारे यहाँ का विधायक, संसद अगर चाहते कि हमारा देश का, प्रदेशों का छात्र छात्राओं का डेवलपमेंट हो, यहाँ का छात्रों को नौकरी मिले, यहाँ के एक एक नौजवान को रोजगार मिले, यहाँ का जो डेवलपमेंट हो वो हो, आप समझ सकते हैं झारखंड में कोई ऐसा चीज़ नहीं है। झारखंड में आपका हर चीज़ पाई जाती है, वो आपका बालू से लेकर का सोना, आभरा, हीरा, मोती, सारा चीज़ मिलता है। यहाँ प्रकृति की देन है, पूरा प्रकृति का देन है, तो पर भी हम लोग क्यों इतने पिछड़े हुए हैं। हर दूसरा आपको एक चीज़ आपको बताएंगे कि जब अलग संयुक्त बिहार से अलग झारखंड राज्य बनने का, जब गठन होने का बात आ रही थी, तो उस बार लालू जी ने एक बात कही थी
कि हमारे लास्ट पे झारखंड अलग होंगे। क्यों? वो जान रहे थे कि जो जितना जहाँ से सीमांकन किया जाएगा झारखंड स्टेट का, इसके बाद इधर मेरे बिहार में कुछ बचा ही नहीं, बालू तक भी नहीं बचता वहाँ पे। उसके पास क्या है? हमारे पास सारा चीज़ है, पत्थर है, कोयला है, अबरक है, लोह है, आयस है, सारा चीज़, सोना है, क्या नहीं है झारखंड में? हरियाली है हमारे हरियाली पास, है, पर्यटक के लिए पर्यटक के सबसे खूबसूरत सब कुछ जगह। है। और तो पर भी हमारा देश इस कदर, हमारे यहाँ के लोग हमारा स्टेट। इतने आपका स्थिति में, यही चीज़ अगर दूसरा स्टेट होता तो हमको लगता कि यहाँ पे एक एक नौजवानों के हाथ में रोजगार होता, एक एक घर में रोजगार होता। आप लोग अपनी आवाज़ सदन तक क्यों नहीं पहुंचाते? आपके पास तो इतने छात्र हैं, पूरी टीम है, आप चाहें तो कर सकते हैं ये सब कुछ। देखिए, हम लोग तो चाहने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बात है कि देखिए हम लोगों ने उस उद्देश्य को लेकर के हम लोग किसी का आवाज़ को हम लोग नहीं उठाया। हमने कहा था कि भाई हमें यहाँ का लोगों को रोज़गार मिले, हमें रोज़गार मिले, अच्छा है मेरा इतना तक पढ़ाई हो, और ताकि हमको पढ़ाई के साथ साथ जैसे मेरा पढ़ाई खत्म हो और मेरे हाथ पे रोज़गार नौकरी आए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खड़े होने के लिए हम लोग परिवार का करें। हाँ, इस चीज़ को लेकर के। लेकिन इस कदर आप स्थिति को आ गया कि हमारे जैसे एक एक नौजवान को, अगर मेरे जैसे और भी कई हमारे छात्र हैं जो हमारे छात्र नेतृत्व या समाज हित के लिए, यहाँ पर झारखंड हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इस तरह के नौजवान को विधानसभा के पटल में पहुँचना चाहिए और विधानसभा में अपने आवाज़ को बुलंद रहे। तो निश्चित तौर पर अगर समय इस तरह का हो तो जरूर हर किसी का इच्छा रहता है भाई हम विधानसभा में इस बातों को रख सके, और हमारे छात्र के हित में, झारखंडियों के हित में, एक एक आम लोगों के हित में हमारे आवाज़ को हम वहाँ रख सके। हर स्वाभाविक है, हर कोई चाहेगा कि भाई हम भी अगर विधानसभा जाएं तो आज जो बातें यहाँ पे बोल रहे हैं रोड पे, वो बात मेरा यदि अगर विधानसभा के पटल में रखेंगे तो वहाँ पे मेरी बातों को, आवाज़ को सुना जा सकता है। जी बिल्कुल, वहाँ बात में वजन होता है। आप प्रयास यहाँ शायद अधिक कर रहे हैं और ज़्यादा आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन अगर वो बात सदन से कही जाए तो डेफिनेटली उस बात में वजन होता है। यही चीज़ है, आज हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया और आज तक कई चीज़ें पे हम लोग को सफलता मिली, कई चीज़ें पे नहीं मिली है। जो हमारे लेवल पर है उसमें हम लोग को सफलता तो मिले है। सारी बातों में ये बात बहुत दुखद रही सर, जो जानने को मिला कि बच्चे अपना भरण पोषण करने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाना, चलिए उनका ज्ञान बढ़ रहा है, वो सक्षम हो रहे हैं, लेबर वाला जो कार्य करना पड़ता है ये वाला वाकई में देखने में भी, जैसे पहले चाइल्ड लेबर बहुत तकलीफ़ देता था, सरकारों की जितनी भी हमारे सरकार आई आज तक, जो सेंट्रल में आई, सबके प्रयास से बहुत फ़र्क पड़ा। चाइल्ड लेबर ऑलमोस्ट अब कहीं चोरी छुपे होता तो वो क्राइम ही है, लेकिन वो बंद हो चुका है। उस तरह से क्या कोई प्रयास कि बच्चों को ऐसा कार्य ना करना पड़े जो पढ़ने लिखने वाले हैं? ठीक है, बड़े होने के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए अगर नहीं कुछ है तो लेबर कार्य कोई छोटा नहीं होता, ये मैं पर्सनली मानती हूँ। लेबर का कार्य भी कोई छोटा कार्य नहीं है, ठीक है, आपका अगर शरीर साथ देता है जब तक आप कर सकते हैं इस कार्य को, लेकिन अगर बच्चों को सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, अपने खर्च के लिए ये कार्य करना पड़े तो ये वाकई में तकलीफ देने वाली बात है। तो इसके लिए सर कोई मैसेज बच्चों के लिए कि क्या किया जाए जिससे कि ये वाली चीज़ मतलब चेंज हो सके या फिर कुछ और बेटर हो सके? देखिए, हम तो यही अपना साथी लोगों से कहेंगे कि भाई हम लोग शिक्षित हैं, हम पढ़ाई किए हुए हैं, हमारा उस चीज़ से बेहतर होगा कि भाई हमारे उनके साथ साथ एक कोई किसी परिवार के एक बच्चे, एक दो बच्चे को अपना ट्यूशन के रूप में, ताकि उसमें आपका दोनों चीज़ से फ़ायदा आएगा। आपका जो आर्थिक स्रोत वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, उनके साथ साथ आपके ज्ञान भी बढ़ेंगे, वर्धन होंगे, जिससे आपका दोनों चीज़, इस चीज़ अगर करें तो बेहतर है। लेकिन वह समय कई लोगों का कई तरह की परिस्थितियाँ आती है, लेकिन हम चाहेंगे हमारे छात्र से, नौजवानों लोग से परिस्थितियाँ आती है जाती है, परिस्थितियों के साथ सामना करना, परिस्थितियों के बीच आप किस तरह से अपने आप को ढाल पा रहे हैं, किस तरह उस परिस्थिति के बीच में आप किस तरह से आपको अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और हम चाहेंगे हमारे सभी नौजवान इस चीज़ परिस्थिति से अपने आप को एडजस्टमेंट करेंगे, उस परिस्थिति के अनुरूप वो अपने आप को ज़रूर ढालेंगे। इसमें मेरा पर्सनली सर ऐसा मानना है कि हम समाज वालों का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर कोई बच्चा आ रहा है आपके पास कार्य के लिए, कार्य बुरा नहीं होता है, आप अगर उसे रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं,
कार्य कुछ भी करे वो, लेकिन अगर आप उसे इज्जत और सम्मान देंगे ना तो उसे वो कार्य छोटा नहीं लगेगा। ये मेरा पर्सनली मानना है। सर, इस विषय में आपकी कोई राय कि समाज की तरफ से आप कुछ आशाएं रखते हैं कि जिससे इन बच्चों को और प्रोत्साहन मिले कि हम कोई भी कार्य करें, हमें पढ़ लिख के, आज जो बच्चा लेबर का कार्य कर रहा है कल दिन वही पढ़ लिख के किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, आज वो अपना खर्च उठा रहा है, दैट्स इट। तो इसमें समाज का कोई रोल जो आप अपेक्षा रखते हैं कि हाँ समाज इस तरह से बर्ताव करे तो इन बच्चों को प्रोत्साहन मिले? देखिए, मैं समाज की तरफ से यही मैं निवेदन और अपेक्षा रखता हूँ कि इस तरह का सभी बच्चों का या इस तरह के छात्र छात्राओं का को जितने अपने स्तर से, हमारे जितने किसान और मजदूर तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे समाज से जितने शिक्षित लोग हैं या जिनके पास इनकम स्रोत है या कोई जॉब, सरकारी जॉब होल्डर है, उस तरह के लोगों से मैं यही अपेक्षा करूंगा कि ताकि हमारे जो बच्चे अगर पढ़ाई आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन बच्चों को मदद सभी समाज के लोगों के तरफ से जितने हो सके उनको मदद किया जा ताकि उन बच्चों का जो अपना भविष्य है या जो उनका सपना है वो साकार हो सके और हमारा समाज के नाम को रोशन कर सके। इस तरह से अगर हमारे समाज के लोग का सोच और इस तरह से मदद हम लोग अगर पहुंचाते तो मेरे ख्याल से समझ में आता है कि हमारा समाज के लोग इस चीज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो बाज़ार में काम करते हैं या बाज़ार में काम करने जाते हैं तो इन लोगों को मदद करने से उनका मनोबल ना टूटे, ये हमारा समाज कर सकती है। इसलिए मैं हमारे समाज से यही अपेक्षित करता हूँ कि इस तरह के बच्चों को जिस तरह से आपके स्तर से जितना भी हो सके, जैसा भी हो, इस बच्चों को आप मदद करें और ताकि आपका किसी का भी बच्चा या छात्र, हर किसी का एक समाज का एक आईना भविष्य होता है, उसका भविष्य को उजाला या उसका भविष्य को संवारने का हर किसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारा समाज एक समाज के लोगों को, हर छात्र के लिए उसके तरफ हाथ बढ़ाए ताकि हमारे समाज आगे की ओर जा सके। जी सर। तो सर, एक बस जो सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है या फिर हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि जो रिज़र्व सीट वाली बात आती है, जिसका टॉपिक हमने थोड़ी देर पहले शुरू भी किया था, ये रिज़र्व सीट वाला एक तरह से कहें भ्रम है या फिर ऐसा क्यों है कि रिज़र्व सीट होने के बावजूद, जैसा आपकी बातों से पता चला कि वैकेंसी नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली SC ST के लिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है जो इनके लिए जॉब के लिए रखा जाता है, जो कि बाकी OBC या फिर OC जो भी है उन लोगों के लिए उतना नहीं रहता है यहाँ पे सुविधा। जैसे मैं एक बिज़नेस वर्क से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से आती हूँ, तो उस सुविधाओं में और जो एक सुविधाएँ बच्चों को दी जाती है यहाँ पर, उसमें बहुत अंतर दिखता है। लेकिन ये चीज़ क्या सिर्फ पेपर तक ही सर, क्यों नहीं ये बच्चों तक एक्चुअल में पहुँच पा रही है? कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिजर्व्ड होने के बावजूद वैकेंसी नहीं है? देखिए, ये तो सरकार की एक कार्य है और सरकार को इस चीज़ को पहल करना चाहिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। रिजर्व है, रिजर्व आपका 100 में से 50% आपका रिजर्व में चले आते हैं, चाहे वो ST का हो, SC का 14%, 26% SC ST का, 11% SC का, इस तरह करके बटे। और आपका जो अभी तो फिर आपका 11 या 15% आपका 9% दिया है, मोटामोटी आपका 60% आपका रिजर्वेशन में चला जाता है। तो रिजर्वेशन सवाल नहीं होता है, सवाल ये होता है कि सरकार ने उस अपेक्षा वैकेंसियाँ कितना दे रही है, यहाँ के बच्चों को रोज़गार कितना दे पा रही है, सरकारी जॉब कितना दे पा रहे हैं। यहाँ अगर जब तक आप कोई वैकेंसी देंगे नहीं तो उसका रिजर्वेशन क्या करेगा? आप अगर हमको वैकेंसी देंगे कि आप निकालिएगा नहीं तो रिजर्वेशन का गिनती भी नहीं आ रहा है। अगर आप कोई वैकेंसी लाएंगे तब ना उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बेसिकली मतलब लॉस यहाँ हो रहा है कि वैकेंसी ही नहीं है तो वो रिजर्वेशन का क्या मतलब है? क्या रिजर्वेशन के नाम पे क्या करेंगे? वो जो चीज़ आपका, ये अगर 3 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई तो भाई 3 चीज़ अगर यहाँ पे रहेगा नहीं तो हम 3 गिनेंगे कहाँ और हिस्सा लेंगे कहाँ हमसे? सही है। तो साधारण सी चीज़ें, जो सिस्टम है वो सिस्टम अगर ये काम करे, सरकार यदि ये रोजगार को सृजन करे और सरकार यदि उनको वैकेंसी जितना है, हम तो भी बोल रहे कि अगर सरकार चाहे तो झारखंड में इतने सारा स्रोत है, इतने सारा आपका साधन है, इतने बैकलॉग में खाली पड़े हैं, पर डे हमको लगता है कि आपका 500 से 600 हज़ार आदमी रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन नए लोग का वहाँ पे
बहाली नहीं हो पा रही है। आप अगर जाएंगे किसी भी स्कूल में जहाँ पे आपका 15 टीचर होना चाहिए, वहाँ पे 2 टीचर से काम चल रहा है। ओके। जहाँ पे आपका 10 आपका 2 टीचर होना है, आपका 3-5 टीचर होना चाहिए, वहाँ पे 1 टीचर से काम चल रहा है। आपका सिस्टम ऐसा कहाँ है? क्यों सर? ऐसे सरकार का सिस्टम है। सरकार इस सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेगा तो इनका तो आम लोगों का तो जिम्मेदारी नहीं है, ना आपका ना मेरा है, ना किसी आम लोगों या किसी मजदूर या किसान को तो। इसलिए तो हम एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए हम सरकार बनाते हैं ताकि एक एक कामों को हमारा निदान कर सके, यहाँ का लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल सके। आप अगर जाएंगे, सरकार ने एक भी कितना सीधा सा सरल उपाय निकाला है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या? आउटसोर्सिंग का मतलब तो आज है, आप कल नहीं है। आउटसोर्सिंग सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई भी एक एनजीओ ये लोग रजिस्ट्री करता है। जैसे आपका बुलेट फाइटर को कोई एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का उन्होंने एक ही है, किया है। आप कहीं पे किसी को गार्ड, डीसी ऑफिस में गार्ड चाहिए, या चपरासी चाहिए, या यूनिवर्सिटी में चाहिए, या कोई भी और कार्य में आपका स्कूल में चाहिए, तो आपको उन कंपनी से आपको एग्रीमेंट करना होगा कि भाई हमको इतना यहाँ पे स्टाफ चाहिए। तो उनका एक तरफ से उसका कोई जॉब नहीं दे रहा, उनका एक तरफ से यहाँ के लोगों को, एक एक नौजवानों को शोषण करने का काम करता है आउटसोर्सिंग। और सरकार अगर उस चीज़ को सरकारी एम्प्लॉय करता है तो उनका शोषण नहीं होता है। अगर उनका कोई बीमारी भी होता है तो उनको बीमारी का समय का भी उनको पैसा मिलता है। अगर कोई आउटसोर्सिंग में काम करता है, अगर कोई खुदरा कस्ते घर में उसका कोई काम पड़ गया तो उनका उस डेट का उसको पैसा मिलेगा नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर में आने की वजह से, आने की वजह से। और सरकार सेक्टर में स्कोप नहीं है, नहीं जो है। सरकार की तरफ से स्कोप मिलेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, वो प्राइवेट सेक्टर में जाने से नहीं मिलेगी। लेकिन मजबूरीवश इनको करना पड़ रहा है। आज हमने तो कहा कि भाई कि आपका महिला लोग आए थे मेरे पास। अच्छा। उन लोग अपना काम के लिए बेचारा एक झाड़ू पोछा के लिए अपना दर उन्होंने लड़ाई लड़ रहे। बताइए, मतलब ये देश हमारा झारखंड अलग राज्य बनने का क्या यही उद्देश्य था? क्या चीज सर, नहीं समझ पाई। जैसे एक महिला पॉलिटेक्निक आपका बास्किनाली मौजा में स्थापित है, दुमका ब्लॉक के अंदर। ओके सर। दुमका जिला के अंदर। वहाँ का लोकल जो हमारे आदिवासी ट्राइब के लोग हैं या वहाँ के मूलवासी लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पे वो लोग कई चीज़ों का काम करते हैं। आज वो लोगों ने वहाँ का जो नए नए प्रिंसिपल आते हैं, नए नए वहाँ के पदाधिकारी लोग आते हैं, उनको आज 2 दिन काम करवाया, 10 दिन छुट्टी किया, नहीं किया अभी काम नहीं है, इस तरह का जलीलें की जाती है। तो यहाँ का हमारे सरकार को इस चीज़ को अगर अस्थायी, अगर यही चीज़ अगर अस्थायी जॉब उनको दे देता तो उन लोगों के साथ तो ये तो इस तरह का अत्याचार तो नहीं होता। एक फिक्स इनकम होती तब तो इसीलिए यहाँ का सिस्टम नहीं, यहाँ पे सरकार ही इस तरह का कार्य है जो चीज़ें आज हो रही है। नहीं सर, बिल्कुल आपकी ये सारी पॉइंट्स में दम है और इसीलिए शायद आप जैसे छात्र नेताओं की बहुत ज़रूरत है आज के वर्ग को, आज के युवाओं को। एक ऐसा दिशा दिखाने वाला नेता जो उनके हित के लिए सोचता है, खुद को बाद में रखता है, खुद के परिवार को बाद में रखता है, लेकिन हाँ आज जो हमारी यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, उनको आगे लेकर चलता है। तो आप सबसे यही अपेक्षा है, मेरी यही आशा है कि इस तरह के नेता, खास करके श्यामदेव जी, जिनके बारे में आप आज बहुत विस्तार से जान पाए कि इनका विजन क्या है, किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आप अपना क्या रोल निभा सकते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और जो आज की हमारी यूथ है जो हमारा ये एपिसोड देख रही है, आप किस तरह का मतलब रखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आपके नेता से या फिर आपके लीडर से, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे आगे बढ़िए और उनका साथ दीजिए ताकि मिल करके एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। आज की जनरेशन ही हमारा भविष्य है, तो इस पे कार्य ज़रूर कीजिए। एंड श्यामदेव जी, इस एपिसोड को पूरा करने से पहले कोई मैसेज इस समाज के लिए, बच्चों के लिए जिनको आप लीडरशिप देते हो, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सारे समाज के लोगों या एक एक नौजवानों को मैं यही निवेदन और विनती करना चाहूँगा कि हम लोग सब लोग मिल कर के अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने एक एक साथी के लिए हम लोग सारे लोग आगे आए और इस कठिनाइयों या इस तरह की समस्या से हमको निदान पाए। यही चीज़ के बोलेंगे, हमारा समाज हर कोई आगे आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले ताकि हमारा समाज और सुदृढ़ हो सके और हमारे समाज के एक नौजवानों को उज्जवल भविष्य का हम लोग कामना करते हैं ताकि हमारा समाज और इससे सशक्त
बन सके। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, वो उद्देश्य पूरा हो सके। ताकि हाँ एकदम 100% जो हमारे प्रदेश को आदिवासी बहुल प्रदेशों के नाम से जाना जाता है, ताकि इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासी और एक एक लोगों का यहाँ का उद्धार हो सके, इसके लिए हमारे समाज को आगे आने का बहुत ही ज़रूरी है। और तो हम तो कहना चाहेंगे हमारे जैसा नौजवानों को तो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा बनना चाहिए, और हमारे समाज को जिस तरह से अपना अगले पैदान तक किस तरह से पहुंचा जाए, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि हमारे एक एक समाज का लोग इसका ज़रूर अमल करेंगे, इसका प्रयास जरूर है। जी सर, 2006 से जो आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, जिससे कि पढ़ाई का जो समय एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा था वो कम हुआ, उसके बाद आगे भी आप लोगों ने बहुत प्रयास किए कि किस तरह से हर समाज से, हर वर्ग से आने वाले बच्चों को सुविधाएं मिलती रहे। एक बेहतरीन छात्र नेता के रूप में आप उभर कर आए हैं श्यामदेव जी। दुमका में आपका बहुत नाम है, झारखंड में भी आपने बहुत रोल प्ले किए हैं। आशा करते हैं कि झारखंड का वाकई में उद्धार हो। हाँ अच्छा, एक सवाल और सर आपसे, किसी पार्टी से आप जैसे बिलोंग करते हैं, या फिर जो है वो आपकी आवाज़ खुद आप इंडिविजुअली बुलंद करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपना इच्छा रहता है, हर किसी का पार्टी, हमें एक पार्टी के हैसियत से नहीं, मैं एक समाज के हैसियत के बल पे हम अपने कार्य को आगे लेके चलते हैं जी। एक मानवता के रूप में हम आगे लेके चलते हैं, एक समाज के रूप में एक अपना आंदोलन को हम लेके आगे चलते हैं। देखिए, पार्टी हर किसी का स्वतंत्रता है, हर किसी को किसी भी पार्टी में रहे वो अपना अपना अधिकार है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो हर किसी को अपना समाज के लिए आगे आना जरूरी है। और मैं इसीलिए अभी कोई ऐसा कोई पार्टी इंडिविजुअल किसी पार्टी में नहीं हूँ, और समय अगर आए तो इस तरह का तो ज़रूर किसी पार्टी का सदस्य जरूर बनेंगे, क्योंकि झारखंड यहाँ पे खासकर आप कहेंगे तो संथाल परगना में कोई एक इंडिविजुअल से आपका नेता उभरने का कोई, या कोई नेता या कोई भी अपना आवाज़ को बुलंद करने का कोई ही नहीं रहता है उचित, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक पार्टी के हिस्से से उस चीज़ को आदमी एक्सेप्टेबल करता है। इसीलिए समय का इंतज़ार करते हैं, अगर जिस तरह का समय आएगा उस तरह का विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इस आंदोलन को झारखंड के लिए खास करके सिद्धू कान्हू जी का नाम जैसे बहुत सुनते हैं हम लोग, और भी ऐसे सेनानी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया था झारखंड की आज़ादी के लिए। तो उसी तरह से गुरुजी इनका शिबू सोरेन जी का भी नाम काफ़ी प्रख्यात है इस चीज़ में। तो डेफिनेटली कि वर्क तो किया गया है, लेकिन अब ऐसा हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है। तो आशा करते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं हम समाज से, चाहे फिर पार्टी पॉलिटिक्स हो, पर्सनली किसी के साथ कोई ग्रजेस नहीं है, बट स्टिल सब मिलकर एकजुट अगर कार्य करेंगे तो झारखंड आज जहाँ होना चाहिए, ये डेफिनेटली आप लोग जिस चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आशा है कि डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेगा और झारखंड एक सक्सेस, एक शिखर पर ज़रूर एक दिन पहुँचेगा और अपना परचम लहराएगा। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्यामदेव जी। जोहार जोहार जोहार।